हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, हमारा जो मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंतर्गत हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे। ठीक है, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमने इसमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना सीखा था और एक फॉर्मूला फाइंड किया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है स्टूडेंट, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। तो अब इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हमारा जो क्वेश्चन नंबर हो चुका था 4 तक हो चुका था, आज हम क्वेश्चन नंबर लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हैं। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n जो है वो 0 पर समाप्त होता है। तो इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, 6 की पावर n कहाँ पर समाप्त होता है कि अंक किस पर? शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इसको चेक करने के लिए कहा गया स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर हमें कहा गया कि n एक क्या है? प्राकृत संख्या है। n क्या है स्टूडेंट? प्राकृत संख्या है। यह हमको दिया है कि n एक प्राकृत संख्या है। अब बात आती है, जब n एक प्राकृत संख्या है तो n की वैल्यूज क्या होंगी स्टूडेंट? n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो 1। कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या का नियम क्या होता है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है काउंटिंग के तौर पे और इनफिनिट तक चलती रहती है। ठीक है ना। तो अब जो है इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा जो हो जाएगा, अगर हम 6 की पावर n की बात करें तो हमारे 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो है 2 और 3 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। 6 के जो गुणनखंड होंगे स्टूडेंट, 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? या तो 2 हो सकता है, 2 3 6, या 3 दूना 6 हो सकता है। ठीक है ना। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है नी। तो अब इसमें क्या है कि इसका कोई भी जो वैल्यू है उसके, इसमें कोई भी वैल्यू, कोई भी गुणनखंड जो है 5 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि 6 की पावर n का कोई गुणनखंड, कोई भी क्या है गुणनखंड, इसका कोई भी गुणनखंड 5 नहीं हो सकता। ठीक है ना, कोई भी गुणनखंड 5 इसका नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? या तो 2 या 3 और या 1 या 6 खुद में। ठीक है नहीं, तो ये हो सकते हैं। तो अतः क्या हो जाएगा, जब इसके देखो जिसमें जिसमें गुणनखंड 5 आता है ना स्टूडेंट, तो उसका आंसर, उसका अंक जो है इकाई में 0 आता है। ठीक है ना, 0 में आ सकता है कहीं पे, क्योंकि हमने तो 5 6 30 कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप से आप समझ लेंगे इकाई में 0 आता है। तो ये अतः जो है 6 की पावर n जो है अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका सॉल्यूशन है। अगर मैं इसको सेकंड मेथड से आपको बताऊं तो सेकंड मेथड क्या होगी, देखिए हमारे पास 6 की पावर n कहा गया है और अगर हम 1 रख दें n की वैल्यू, क्योंकि n हमारे प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, सेकंड मेथड बता रहा हूँ, वैसे इसका आंसर ये हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है कि 6 की पावर n जो है, अगर n प्राकृत संख्या है तो शून्य पर ये समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं दूसरी विधि से कराऊं कि n का मान अगर 1 रखते हैं, देखो स्टूडेंट क्या आता है? 6 आता है। n की पावर अगर 2 रख दिया जाए तो 6 का 6 इंटू 6 कितना आ जाए? 36। भाई n की पावर 3 रखेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना जाएगा? 216। तो अब इसको आप देख के चल लग रहा होगा आपको कि जब हम n प्राकृत संख्या के लिए बात करते हैं तो प्राकृत संख्या में हमारा पहली संख्या आती है 1 आती है। ठीक है, और जब 1 आती है तो 1 रखने पर 6 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। तो इट मीन्स ये कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा ना, तो जीरो तो कहीं आ ही नहीं सकता भाई। आप देख रहे हो कहीं पर भी जीरो नहीं आ रहा। अगर हम आगे को बढ़ेंगे और भी बड़ी बड़ी संख्या होंगी तो जीरो कहाँ पर समाप्त होगा? नहीं होगा ना। तो इस तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर था ये 5 स्टूडेंट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि इसको व्याख्या कीजिए। कहता है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और दूसरा दिया हमको 7 मल्टीप्लाई 6
मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 और प्लस 5। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो इनको कह रहा है ये कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब देखिए हमें इसको प्रूव करना है कि आखिर भाज्य क्यों है। देखो भाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें किसी अन्य संख्या से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे 6 था, 6 क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि 6 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, 6 को कहा जाता है भाज्य संख्या। अब ऐसे इसको भाज्य संख्या क्यों कहते हैं, तो देखिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल वे है आपके पास। आपने क्या करना है, पहले 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 और फिर प्लस कर देना है 13, पहला वाला पार्ट। ठीक है, इसका पहला वाला हिस्सा ले रहे हैं। तो देखिए अब इन तीनों को अगर हम मल्टीपल कर देते हैं 7 11 और 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1001 और प्लस कितना करना है हमको, 13 करना है। तो 1001 में अगर हम 13 जोड़ दें तो 1000 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 13 और 1 14, तो 1014 हो जाएगा। अब हम 1014 के अभाज्य गुणनखंड ट्राई करते हैं कि होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो इकाई में 4 आ रहा है तो 2 से तो भाग जाना ही है, 2 पंचे 10, 0 2 सत्ते 14। ठीक है, उसके बाद फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 छक्के 18, 3 नंबर 27। ठीक है ना, फिर चले गया, फिर 13 का भागा जाएगा कितनी बार, 13 बार, और फिर 13 में 13 का भागा जाएगा 1 बार। हो गया ना इसके गुणनखंड, तो इक्वल टू क्या क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो ये हो गया ना इसका भाज्य गुणनखंड। तो ये भाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये संख्याएं क्या हैं स्टूडेंट, ये संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, जिनके गुणनखंड हो सकते हैं। अब हम इसका सेकेंड वाला हिस्सा ले रहे हैं जो यहाँ पे ना दूसरा दिया गया है। तो सेकेंड हिस्सा क्या गया, 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। ठीक है, इतना दिया गया और प्लस लास्ट में 5 दिया गया। तो पहले तो आपने सारी संख्याओं को गुणा करना है, जैसे 7 6 का 42, 42 पंचे आपको करना है 210, 210 चक्कू आपका हो जाएगा 840 और 840 ध्यान हो जाएगा आपका 24 और 4 2520। ठीक है ना, 2540। इस तरीके से इनको मल्टीपल कर लोगे। जब इनको आप टोटल मल्टीपल कर देंगे स्टूडेंट तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5040। ठीक है ना, और प्लस कितना दिया है स्टूडेंट हमको, प्लस में दिया गया है 5, तो ये हो जाएगा 5045। ठीक है, इसको सॉल्व करके कितना आ गया स्टूडेंट, 5045 आ गया। अब इसके भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं भाई। 5045 में किसका भाग जाएगा, सबसे पहले तो इकाई में जब 5 होता है ना स्टूडेंट, 5 या 0 कुछ भी हो तो उसमें 5 से भाग देना चाहिए। तो 5 का भाग 5 एकम 5, 0 और फिर 0, 5 नंबर 45। ये जो है 1009 जो है अभाज्य संख्या, तो इसमें 1009 से ही भाग देना पड़ेगा, 1 भर जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 गुणा 1009। तो ये भी भाज्य संख्या हो गई ना, भाज्य संख्या हो जाती है। और ये भी भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें भाग गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो इट मीन्स इसको सॉल्व करके 1014 आया, ये भी भाज्य संख्या हो गई। और इसको सॉल्व करके हमारा 5045 आया था, इसको सॉल्व करके तो उसमें भी हमने भाग दिया तो हमारा 5 का भाग चले गया, तो ये भी भाज्य संख्या। अतः ये जो है क्या हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बहुत सिंपल वे में आपको समझा दिया गया है कैसे करना है करके। ठीक है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब बात आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। जैसे एक खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जब सोनिया जब इसमें राउंड लगाती है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, तो उसको कितने मिनट लगते हैं स्टूडेंट, 18 मिनट लगते हैं। और जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को केवल 12 ही मिनट लगते हैं। रवि जो है 12 मिनट में राउंड पूरा कर देता है रवि, और सोनिया को इतना टाइम लगता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो फिर से मिलेंगे। तो
तो देखिए आप समझ रहे होंगे कि 18 मिनट लग रहे हैं भाई इसको, किसको, सोनिया को, और रवि को कितने, केवल 12 मिनट। तो रवि तो आगे दौड़ लेगा ना, जब तक सोनिया 2 राउंड करेगी तब तक रवि तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें निकालना होता है इनका एलसीएम। क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है इसके लिए। तो 18 और 12 का हमें एलसीएम, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने समय बाद वो आपस में मिलेंगे, तो हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से, तो 18 का हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 2 तियन 6, 6 तियन 18, यानी कि 3 तियन 9, दूना 18 हो जाएगा। और उसके बाद 12 का क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तियन 12 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, कितने समय बाद दोनों मिलेंगे भाई, बाद में मिलेंगे ना, वो 18 मिनट में वो राउंड मारते रहेंगे, और कितने समय बाद वो दोनों मिल जाएंगे, उसके लिए हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या होता है स्टूडेंट, जो संख्या दोनों में कॉमन है पहले तो उसको लिखा जाता है, 2 आ गया, ये 3 भी दोनों में कॉमन है, इसको भी ले लो भाई। अब उसके बाद क्या बचता है हमारे पास, ये 2 बचता है अकेले, मल्टीपल 2 हो जाएगा, फिर क्या बचता है, एक 3 बचता है, ये 3 भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 2 तियन 6, 6 दूना 12, 12 तियन 36, तो 36 मिनट बाद वो दोनों फिर से मिलेंगे। समझे स्टूडेंट, देखो 36 में, अगर 12 मिनट बाद ये हो गया, ये 12 मिनट में एक राउंड चक्कर पूरा करता है कौन, रवि, और सोनिया कितने, 18 मिनट में। अब जब ये दोनों राउंड मारते रहेंगे, जब टाइम 36 मिनट हो जाएगा तो उस टाइम पे ये दोनों फिर से यहीं पर दोनों पहुंच जाएंगे उस समय। ठीक है, लेकिन रवि 3 राउंड मार लेगा तब तक, और सोनिया को 2 ही राउंड, क्योंकि सोनिया एक राउंड में 18 मिनट ले रही है, तो 2 राउंड में उसको कितने लगेंगे, 36 मिनट, तो सोनिया पहुंची। और रवि जो है एक चक्कर लगाने में कितना मिनट ले रहा है, 12 मिनट, तो दूसरे राउंड में कितना हो जाएगा उसका, 24 मिनट, तीसरे राउंड में कितना होता है, भारतीय 36, तो 3 राउंड मार लेगा, तो रवि तेज चल रहा है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे नई एक्सरसाइज में। ठीक है बच्चों, तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं और इनको अपने मन से कर भी सकते हैं। अब मैं लेके आता हूँ नई एक्सरसाइज। अब हम पहुँच गए किस पर, प्रश्नावली हम पहुँच चुके हैं 1.3। अब आप देखिए कितने मज़ेदार तरीके से ये एक्सरसाइज सीखनी है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट, जब भी बोर्ड एग्जाम होता है तो यहाँ से ये क्वेश्चन अवश्य आता है, और ये होता है 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का ये हमेशा पूछा जाता है स्टूडेंट, ये आपको ढंग से सीखना है। यहाँ ये पूछते हैं कि सिद्ध कीजिए कि, ये कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3, सॉरी यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है √5। ठीक है, √3 भी होता है, √2 भी होता है, तो सबके लिए ये नियम लगता है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें देखिए ये √5 एक अपरिमेय संख्या प्रूव करनी है स्टूडेंट। इसको क्या प्रूव करना है, कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा भाई, जब भी कोई चीज़ को अब हमें प्रूव करना होता है तो हमें इसमें सबसे पहले उसका उल्टा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम परिमेय क्यों मानते हैं, हमें उसको अपरिमेय सिद्ध करना है, और किसी भी चीज़ को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें उसको पहले परिमेय मानना पड़ेगा। समझे स्टूडेंट, हमेशा अपोजिट पहले मानना होता है, तब जाके उसका पॉजिटिव आंसर निकलता है। ठीक है, अब हम जब इसको परिमेय मानेंगे तो परिमेय संख्या की तो आपने पहले ही नियम पढ़े हुए हैं भाई। परिमेय संख्या का नियम क्या होता है, उसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको कल भी बताया था, क्लास 9th की फर्स्ट क्लास में जो कराया था, मैंने कहा था कि 10th वाले सभी बच्चे उसको भी करेंगे। तो हमने वहाँ परिमेय अपरिमेय और पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक सब समझाए थे, तो वही चीज़ में है ये।
√5 इक्वल टू क्या कहेगा, P अपॉन Q कह दिया। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अगर हम P अपॉन Q इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे इससे क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, ये Q यहाँ मल्टीपल हो सकता है, तो Q अगर यहाँ मल्टीपल तो √5Q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। क्योंकि जो दूसरे किसी भी भिन्न के बट्टे में जो होता है ना अपॉन में, वो दूसरी ओर गुणा हो जाता है, तो √5Q बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो P हो जाएगा। ठीक है नहीं। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, आप हर क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा तो हो जाएगा P², ये P² हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √5 का भी स्क्वायर और फिर Q का भी स्क्वायर। ठीक है, उसको मैंने इधर लिख दिया तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम इसको √5Q बराबर P कह रहे हैं, वैसे P बराबर √5Q भी हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। हाँ, इसको इधर उल्टा सुल्टा जैसे आपने को मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करना है तो a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो ऐसे अगर a² प्लस b² प्लस 2ab अगर कोई पूछे तब भी a प्लस बी का तो होल स्क्वायर ही होगा ना। तो ऐसे हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से आगे समझिए। अब हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, P² इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रूट से वो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा और Q² हो जाएगा। इससे अगर हम Q जो है, अगर इससे हम Q² निकालें, Q² निकालें तो ये 5 कहाँ चले जाएगा, P² के अपॉन में चले जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है स्टूडेंट। ठीक, अब ऐसे ही हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, P बराबर 5C रखने पर, C क्या होता है स्टूडेंट, इसमें कांस्टेंट होता है। हम यहाँ पर 5C के बजाय 5A भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर रखेंगे, जहाँ जो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी ना उसकी जो, और कितना रखेंगे, जैसे आप √3 वाला करोगे तो यहाँ पर अपॉन 3 आएगा उस समय उस क्वेश्चन में, तो √3 वाला क्वेश्चन में यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3C रख दोगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा P बराबर 5C रख दिया तो Q² बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर रख देंगे हम P², P की जगह क्या रखना हमने 5C का स्क्वायर अपॉन 5, इससे Q² बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, C² बट्टे 5 हो जाएगा। Q² बराबर 5 से 25 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, 5C²। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इससे C² अगर निकाल दें तो क्या बनेगा, ये 5 अपॉन में चले जाएगा तो बन जाएगा Q² अपॉन 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो इक्वेशन आपकी बन गई, दोनों इक्वेशन बन गई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद आगे समझिए कि यहाँ से आगे क्या होने वाला है। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 में, ठीक है, समीकरण 1 और 2 में क्या है भाई, देखो समीकरण 1 जो हमारा आया है यह है हमारा Q² बराबर P² बट्टे 5, और यहाँ समीकरण 2 क्या है, C² इज इक्वल टू क्या है, Q² अपॉन 5। ठीक है ना, तो एक में P² डिवाइड हो रहा है, एक में Q² डिवाइड हो रहे हैं ना दोनों में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है, अब हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 और 2 में P² व Q² किस संख्या से डिवाइड हो रहे हैं भाई, देखो समीकरण 1 में भी P² किससे 5 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ Q² किससे डिवाइड होगा, 5 से, संख्या 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, विभाजित हो रहा है, समझ गए स्टूडेंट। हाँ, तो अर्थात क्या है भाई, 5 जो है P व Q का, P और Q का क्या है भाई, अभाज्य गुणनखंड है। गुणनखंड, जब कोई चीज़ गुणनखंड होती है तभी तो उसे डिवाइड होता है ना। जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था, 6 को लिया था, शुरू में जो 6 लिया था, इधर ये 6 लिया था, 6 का हमने गुणनखंड किया 2 और 3, भाई 3 का भागा भी 6 में जाता है, 2 का भी जाता है, तो ऐसे ही, तो ये ऐसे Q² में 5 का भाग जा रहे हैं, यहाँ P² में 5 का भाग जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है स्टूडेंट, इसका अभाज्य गुणनखंड है, तो यह एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, यह एक क्या है,
विरोधाभास, विरोधाभास मतलब गलत महसूस हो रहा है कुछ, ठीक है ना, विरोधाभास है, ठीक है, यह क्या है, एक विरोधाभास है। क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार, हमारी मान्यता के अनुसार क्या है वो स्टूडेंट, पी व क्यू में कोई अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, पी व क्यू में कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तभी तो, ठीक है ना स्टूडेंट, तभी तो हमने इसको माना है। तो इससे जो है यह विरोधाभास क्यों आया भाई, हमारी गलत कल्पना के अनुसार हुआ, ठीक है ना। अतः लिख देंगे लास्ट में, अतः क्या है भाई, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे प्रूफ क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे क्या हुआ, देखो हमने शुरू में क्या माना था, √5 को अपरिमेय प्रूफ करना है, तो हमने उसको परिमेय मान लिया। जब वो परिमेय माना तो उसमें क्या है, सार्वगुणनखंड आ गया, अर्थात उनमें परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिनमें सार्वगुणनखंड होता है उसे परिमेय तो कहते ही हैं। तो आखिर ये सार्वगुणनखंड क्यों आ गया, 5 से विभाजित क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब हमने गलत मान लिया ना, हमने परिमेय गलत मान लिया, ये अपरिमेय होना चाहिए था। अगर ये अपरिमेय होता तब ये डिवाइड नहीं होता 5 से, समझ गए ना। तो अतः फाइनली क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये जो है अपरिमेय सिद्ध हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी के साथ आप इसी प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, √5 के बजाय जैसे माना √3 है, इसमें कहती है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या उन्होंने √7 कह दिया या √2 कह दिया, भाई जो संख्या कहेंगे सबके लिए एक ही नियम लगेगा। तो वहाँ पर अब माना √3 के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे आप अन्य को भी कर सकते हैं। जैसे √3 है, अपरिमेय संख्या प्रूव करनी है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ये आपकी बुक में क्वेश्चन है, उदाहरण में भी है, बुक में भी है। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, ले लोगे, ठीक है ना। तो √3 बराबर पी बट्टे क्यू ले लोगे, √3 बराबर पी हो जाएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर p² इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर q²। तो p² बराबर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और q का स्क्वायर आ जाएगा, इससे q² बराबर p²/3 आ जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। और फिर उसके बाद p बराबर 3c रखने पर तो q² बराबर 3c का होल स्क्वायर बट्टे 3। तो इससे q² बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, जैसे 25 लिखा है 5 का स्क्वायर, ऐसे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, c²/3 हो जाएगा। फिर 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो q² बराबर 3c², इससे c² क्या आ जाएगा स्टूडेंट, q²/3 आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 में p² और q² संख्या 3 से विभाजित हो रहे हैं, अर्थात 3p व q का अभाज्य गुणनखंड है। यह एक विरोधाभास है, क्योंकि यह हमारी गलत मान्यता के इस कारण हुआ है। अतः यह जो है कि यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, प्रूव्ड कर सकते हैं, समझ गए ना। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा का पूरा जो भी इसके अंतर्गत है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बहुत आसानी से इसके नोट्स बना सकते हैं। जब भी आपकी क्लास चलती है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, ठीक है, और वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन को आराम से सीखिए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, सभी बच्चों को समझ में आएगा। ये आपके एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, और अन्य इसी प्रकार के क्वेश्चनों को आप कर सकते हो, उसके लिए मैं समझा चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा सब कुछ, और अपने ये इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। पूरी क्लास में सभी बच्चे इस चीज़ को सीखें, इसके लिए आपने क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहना है, लाइक सब्सक्राइब के लिए ज़रूर कहिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। और आपको ये क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए, इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना है, ठीक है। आप अपने स्कूल के हमारे अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के अलावा आप अदर स्कूल के बच्चों को भी इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मेहनत जो है उनके काम भी आ सके और सभी बच्चों के काम आ सके।
इसके लिए आपको इसको क्या कर देना है, किसी भी स्कूल के बच्चे हों आपने 10th के बच्चों को शेयर कर देना है, ठीक है नहीं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आप सभी लोग भी कंटिन्यूअसली मेहनत करेंगे, इसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।